हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं भैया हमारे अध्याय क्रमांक 8 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा और अपने मस्तिष्क के अंदर फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप सब लोगों को इनके अंदर छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो भी पढ़ाऊंगा, ताकि इस पूरे चैप्टर का एग्जाम के पहले आप लोगों का बहुत बढ़िया वाला क्या हो जाए, रिवीजन। आपने कहा ओके गुरुजी, बढ़ते हैं आगे। आइए, तो भैया सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता होती है? देखो, यदि जनन नहीं होगा, पहले ये देख लेते कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आप कहोगे सर देखो 2 प्रकार का जनन होता है। ठीक है जी, जनन कितने प्रकार का? तो भैया एक होता है लैंगिक जनन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, बोलो यस सर। और दूसरा वाला होता है अलैंगिक जनन। तो एक तो है लैंगिक जनन और दूसरा वाला है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन ये होता है ना कि इसमें अपने को एक नर और एक मादा की जरूरत होती है, भले ही हम पुष्पी पादपों की बात करें या फिर जो है हम किसी जीव जंतु की बात करें। तो लैंगिक जनन के अंदर हमको चाहिए होते हैं युग्मक। क्या चाहिए होते हैं? तो भैया युग्मक चाहिए होते हैं। और युग्मक कितने प्रकार के चाहिए होते हैं? तो 2 प्रकार के चाहिए होते हैं। एक युग्मक अपने को नर चाहिए होता है, ठीक है, और एक अपने को मादा चाहिए होता है। पर यदि आप बात करते हो भैया अलैंगिक जनन की, तो यहां पर अपने को कोनो युग्मक नहीं चाहिए। यहां पर एक ही जीव जो रहेगा, एक प्रजाति का एक जीव जो रहेगा, उसमें नर और मादा कुछ नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना क्या करेगा, अलैंगिक जनन से वंश को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें हमें कोई युग्मक की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत शानदार कहानी। चलिए, लैंगिक जनन की आप बात करोगे तो यहां पर अपने को चाहिए युग्मक, यानी कि नर और मादा। पर यदि आप बात करते हो किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, इत्थे अपने को कोनो युग्मक नहीं चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म बात। तो जब आप कहते हो कि सर देखो लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन हो, यदि जनन ही नहीं होगा तो अगली पीढ़ी सामने नहीं आएगी, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके इस समष्टि से, इस प्रकृति से वो पर्टिकुलर जो जाति है, बात समझ में आई, वो कैसी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि सभी जीवों को अपने अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए जरूरत होती है नई संतानों की। बात समझ में आ रही? अगली पीढ़ी की। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जनन के द्वारा होती है। ध्यान रहे, इसको हम कहते हैं जनन। और वो एग्जैक्ट वो प्रक्रिया जिसके कारण कोई बच्चा जो होता है, अगली पीढ़ी जो होती है, अगला वंश जो है वो पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रजनन। क्लियर है कहानी? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जनन है, और जनन की जो प्रक्रिया है, बात समझ में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है जी। तो यह क्रिया जो है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? तो जनन के द्वारा संपन्न होती है। और यदि जनन नहीं होगा तो जीव जो है वो विलुप्त हो जाएगा। जीव जो है वो कैसा हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो, हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, चलो। तो बढ़िया सवाल था, तगड़ा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसकी भूमिका क्या होती है? तो भैया सवाल लिया गया है नर जनन तंत्र से। हाउ, बहुत बढ़िया। सवाल जो है वो लिया गया है नर जनन, ठीक है, सवाल जो है वो लिया गया है नर जनन तंत्र से। किससे? तो जनन तंत्र से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप बात करते हो शुक्राशय की, जिसे आप वीर्य पोटिका भी कहते हो, शुक्राशय बोले तो वीर्य पोटिका, ठीक है, बोलो यस सर। और क्या दिया है? तो भैया प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपने को एक छोटा मोटा डायग्राम चाहिए होगा। डायग्राम बना लेंगे तो नर जनन तंत्र की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसके काम को भी समझ लेंगे। आपने कहा ओके सर, डायग्राम बना लेते, क्या फर्क पड़ता है, आओ डायग्राम उधर बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो भैया ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले जो है मैंने यहां पर बना दिया है शिश्न, क्योंकि शिश्न के अंदर से ही जो है वीर्य और मूत्र दोनों की चीजें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इस तरीके से रुको,
तो इस तरीके से जो है हमने ये यहां पर बना दिया है शेषन। चलो भैया शेषन बन गया, ठीक है। चलो अब यदि ये शेषन बन गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूत्र नली बनानी पड़ेगी। तो ये बना दी बाबूजी मैंने मूत्र नली। चलो ये हो गई मूत्र नली और वो ये मूत्र मार्ग बन गया, ठीक है। अब क्या है, आप जानते हो कि सर देखो दो प्रकार के वृषण होते हैं, मतलब दो वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। तो ये हमने बना दिया वृषण और ये हमने बना दिया वृषण। आपने कहा ओके सर ये तो बहुत आसान है, इतना कर लोगे। वृषण के अंदर ही शुक्राणु जो कि नरजनन तंत्र का भाग है, नरजनन युग्मक है, उसका निर्माण होता है। आपने कहा वाह सर, चलो ये भी दिमाग के अंदर फिट हो गया। चलिए और भैया तो ये यहां पर होता है अधिवृषण, जो आपका स्पर्म और यानी कि शुक्राणु जो है वो बनता जाता है तो स्टोर कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा अधिवृषण में। चलो इधर तक भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, यहां पर ऊपर बना दिया मूत्राशय, क्योंकि आपको पता है कि एक ही रास्ता है जिससे वीर्य को भी बाहर निकलना है और एक ही रास्ता है जिससे जो है भैया किसको बाहर निकलना है, तो शुक्राणुओं को भी बाहर निकलना है, मूत्र को भी बाहर निकलना है। बात समझ में, एक ही रास्ता है वो वाला। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये बना दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो मूत्राशय। सबके अपन लेवलिंग भी कर लेंगे, पहले ही अपन क्लास के स्टार्टिंग में इस डायग्राम को दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे ताकि बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बार बार ये डायग्राम को अपन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या मुझे ब्लैंक में बनाना चाहिए था, अरे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ, आ जाइए, रगड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को तरीके से वो भी, ठीक है। चलिए तो भैया ये हो गई हमारी पुरस्थ ग्रंथि। समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होती है, ठीक है। चलो और ये लो इस तरीके से, और ये यहां से आप निकाल के इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। और यहां पर होती है वीर्य पुटिका, जैसे हम शुक्राशय कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, शुक्राशय बोलते हैं। वीर्य पुटिका यहां पर होती है, इसको अपन दूसरे रंग से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बना दिया मैंने वीर्य पुटिका, वीर्य पुटिका, वीर्य पुटिका। लेबलिंग कर लेते हैं और कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अपना डायग्राम अब पूरा बन चुका है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये वृषण है, ये जो चीज है वो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिका है, ठीक है। रेड वाला जो आपको दिख रहा होगा ये अधिवृषण है, ये अधिवृषण है। आपने कहा ओके सर बहुत शानदार। ये जो है ये मूत्र और वीर्य दोनों मार्ग है, ओके जी बहुत बढ़िया, मूत्र और वीर्य दोनों मार्ग है। हाँ ये जो चीज है ये है मूत्राशय, ओके भैया बहुत बढ़िया, मूत्राशय। चलो ये जो हरे कलर से आपको दिख रही है ये है पुरस्थ, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, पुरस्थ, पुरस्थ, ठीक है। ये पुरस्थ ग्रंथि है। और ये जो चीज है इसे आप कहते हो शुक्राशय, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप इसे वीर्य पुटिका भी बोल सकते हो। तो चलो ठीक है, शुक्राशय हमने बना दिया, ठीक, या फिर वीर्य पुटिका, दोनों नाम हैं, बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, दिमाग के अंदर फिट रख लेना। चलो अब कहानी यहां से शुरू होती है। अब कहानी यहां से शुरू होती है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब भैया वृषण जो है इसमें से क्या निकलता है, तो आप बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल है, वृषण से निकलता है शुक्राणु, ठीक। अब ये बताओ जो शुक्राणु है उसको देखो, वृषण शरीर के बाहर रहते हैं ताकि तापमान कम मिल सके, उनका ज्यादा उत्पादन हो सके। अब यहां से शुक्राणु बाहर निकलेगा 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 निकलेगा, तो भैया शुक्राणु क्या है, वो तो एक प्रकार की कोशिका है। शुक्राणु क्या है, तो नर जनन कोशिका है। बोलो यस सर। अब वो कोशिका को अपने को भरण पोषण करना है, तो जो शुक्राणु है, बहुत ध्यान से देखिएगा, शुक्राणु की यदि हम बात करेंगे तो शुक्राणु एक क्या है, कोशिका है। और इस कोशिका को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसको एंट्री लेनी है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। इस कोशिका को फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, उसके अंदर जाकर एंट्री लेनी है। आपने कहा हाँ सर, मतलब इसको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो अब इसको दो चीजें चाहिए। एक बात बताओ, यदि एक कोशिका है तो कैसी है भाई, जीवित है। यदि एक कोशिका है तो कैसी है, जीवित है, ठीक है। मतलब यदि ये जीवित है, बस खेल यहीं से शुरू होता है। कोशिका यदि जीवित है तो इसको अपने को दो चीजें देनी है।
एक तो हमको इसको माध्यम देना है, बात समझ में आई। तो इसको भैया हमको दो चीज देनी ही देनी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो इसको दो चीजें देनी है, एक तो अपने को तरल माध्यम देना है, तरल माध्यम देना है, एक जो है हमें तरल माध्यम देना है, और दूसरा जो है वो हमें पोषण देना है। एक तो हमें तरल माध्यम देना है और दूसरा जो है वो हमें कौन सी चीज देनी है, तो भैया पोषण देना है। बात समझ में आ गई? आपने कहा ओके सर, ये तो बढ़िया वाली बात है। तो तरल माध्यम और पोषण जो है वो कौन देगा, तो भैया ये शुक्राशय देगा। ओके सर, और कौन देगा, तो भैया ये पुरस्थ ग्रंथि देगी। शुक्राशय जिसे आप वीर्यपुटिका भी कहते हैं वो, और पुरस्थ ग्रंथि जो है, ये दोनों मिलकर जो शुक्राणु है उसको तरल माध्यम में देंगे, और साथ में जो है भैया पोषण भी देंगे, क्योंकि यदि पोषण नहीं मिलेगा तो शुक्राणु मर जाएगा, और शुक्राणु यदि मर गया इसका मतलब अंडाणु से निषेचन कौन करेगा, और यदि निषेचन नहीं हुआ तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि वंश उस जीव का आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने कहा वाह सर, इंटरेस्टिंग कहानी। कैसी कहानी, तो इंटरेस्टिंग कहानी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि जो होती है, राइट, ये अपने स्त्राव को, अपना जो भी स्त्राव होता है, राइट, जिससे वीर्य का निर्माण होता है, तो उसको शुक्र वाहिका में डालती हैं। इससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है और उसका स्थानांतरण जो है, राइट, वो आसान हो जाता है, और यही स्त्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ओके, मतलब ये और ये यदि ना हो तो खेल बिगड़ जाए। अच्छा, पुरस्थ ग्रंथि काम और करती है, पता है? देखो, अब भैया एक ही रास्ते से मूत्र भी जा रहा है, एक ही रास्ते से शुक्राणु भी जा रहे हैं, वीर्य भी जा रहा है, तो वो ये कंट्रोल करती है कि जब मूत्र जा रहा होगा, बात समझ में आई, तब वीर्य नहीं जाएगा उस रास्ते से, और जब वीर्य जा रहा होगा उस रास्ते से तो मूत्र नहीं जाएगा। बात समझ में आई? दोनों एक साथ नहीं जा सकते। और ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? वीर्य की होती है। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? वीर्य की होती है। तो जब भैया वीर्य जा रहा होगा तो मूत्र यहां पर मूत्राशय में जो है वो रुका हुआ रहेगा। आपने कहा सर बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट रगड़ दिया अपन ने, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। चलो पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे। मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं? यार ये तो लो, ये लो, जब तक चलता रहेगा, बात समझ में आ रही है, तब तक हम काम करते रहेंगे, हम इस डायग्राम को यूज करते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, वृषण जो है, जब हम बात करते हैं मनुष्य में नर की, जब हम बात करते हैं किसकी? मनुष्य में नर की, मतलब पुरुषों की हम बात करते हैं, लड़कों की हम बात करते हैं, तो भैया एक जोड़ी वृषण यानी कि दो वृषण पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इन अंडाकार आकृति वाले जो वृषण हैं, जो कि बेसिकली एक प्रकार के क्या हैं, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भैया ये बाह्य अंग है। कौन से हैं? तो ये हैं आपके बाह्य अंग। इसको यहां से हटा देते हैं अपन, ठीक है जी, बोलो यस सर, इसको हमने यहां से हटा दिया। तो ये इनके अंदर जो है बेसिकली क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर होता है शुक्राणु का निर्माण। कैसे होता है, क्या होता है? यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता तो एकदम डीप में जाकर हम एक एक चीज पढ़ते हैं, पर क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए अपने को बताना पड़ेगा कि वृषण जो है वो एक अंडाकार आकृति है, एक ऐसा अंग है जो शरीर से बाहर होता है, ठीक है, उदर गुहा के नीचे की तरफ होता है और शिश्न के दोनों तरफ होता है, और भैया इसके अंदर निर्माण होता है किसका? शुक्राणु का होता है, और ऐसे हार्मोन का होता है। इसके अंदर शुक्राणु के साथ साथ ऐसे हार्मोन का निर्माण भी होता है जिसके कारण, बात समझ में आ रही है, जिसके कारण जब कोई बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, जैसे मूंछों के बाल का आना, ठीक है, जैसे कि आवाज का भारी हो जाना, जैसे कि विपरीत लिंग को देखकर अट्रैक्ट हो जाना। मतलब यदि एक लड़का 12, 13, 14 साल में एक बालिका को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो उसके पीछे जो हार्मोन है वो भी टेस्टोस्टेरोन ही है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो बस सीधी सी बात, वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और शुक्राणु बनने के लिए वृषण कोश ताप की नियंत्रित भी करता है, और शुक्राणु बनाने के लिए वृषण कोश जो है वो ताप को नियंत्रित भी करता है। बोले तो भैया शरीर के बाहर यदि रहेगा तो जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो इससे होगा क्या? इंटरेस्टिंग कहानी, इससे होगा क्या कि शुक्राणु जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी। ठीक है, खत्म कहानी, वृषण अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो, डायग्राम जैसा कुछ बनाना नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। चलो आओ,
आगे बढ़ेंगे। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार से सहायक करता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि जैसा कि आप जानते हो कि भैया किसी जीव की जो शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए जनन के दौरान बेसिकली होता क्या है? जनन के दौरान जो है डीएनए की प्रतिकृति बनती है, इसलिए आप जो डीएनए होता है उसको एक आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हो। तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है और उसके कारण जो है अगली पीढ़ी, अगला वंश सामने आता है और जनन जो है वो किसी स्पीशी या फिर समष्टि के स्थायित्व में क्या हो जाता है? सहायक हो जाता है। आपने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया सवाल था, कॉमन सेंस से भी हम इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो जनन किसी स्पीशीज की, स्पीशीज यदि हम बोलते हैं इसका मतलब होता है यहां पर प्रजाति। क्या बोलते हैं? प्रजाति। जाति नहीं बेटा, प्रजाति। जाति जो है बेसिकली वो एक सामाजिक विज्ञान का वर्ड है। प्रजाति यदि आप कहते हो तो प्रजाति क्या होती है? तो ये विज्ञान का शब्द है, राइट। और प्रजाति में कौन आता है? जैसे एक प्रजाति देखो मनुष्य है, एक प्रजाति कौन है? शेर है, एक प्रजाति कौन है? चिड़िया है, ठीक है। एक प्रजाति कौन है? तो भैया पादप है। ये जीवों की अलग अलग प्रकार की क्या है? प्रजाति है। ये जो है जीवों की अलग अलग प्रकार की कौन सी चीज है? तो आपने कहा सर देखो ये जीवों की अलग अलग प्रकार की क्या है? प्रजाति है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, लिख लो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम और आगे इस कहानी को लेकर बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों? जीवों में विभिन्नताएं जो है वो उस प्रजाति के लिए तो आवश्यक है। आपने कहा ओके सर ये प्रजाति जो है इसके लिए तो आवश्यक है पर व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, जैसा कि हम भैया एक नियम जानते हैं बायोलॉजी का इस चैप्टर के अंदर कि जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना अस्तित्व बना रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यदि मैं कहता हूं अस्तित्व, यदि मैं कहता हूं अस्तित्व सही तो लिखा है यार। अस्तित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हाट? विभिन्नताएं। तो जितनी विभिन्नताएं होंगे ना, राइट, उतने दिनों तक अस्तित्व बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो विभिन्नता जो है वह स्पीशीज की, प्रजाति के लिए तो लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उनके आधार पर अधिक कैसा होगा? अनुकूलन होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? विभिन्नताओं के ज्यादा होने से अनुकूलन ज्यादा होगा कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखो सिंपल सी कहानी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक जीवाणु है, जीवाणु है। हमारे पास जो है एक जीवाणु है। आपने कहा ओके सर। अब जीवाणु जो है उसकी दो प्रजातियां हैं। एक ऐसी है जो ठंडे प्रदेश में रह सकती है, एक ऐसी है जो गर्म प्रदेश में रह सकती है। तो जीवाणु जो है उसकी दो प्रजातियां हैं। एक ऐसी है जो ठंडे प्रदेश में रह सकती है और दूसरी ऐसी है जो गर्म प्रदेश में रह सकती है। अब अचानक से एक दिन प्रलय आया और ठंडा जितना, पूरी जो धरती है वो ठंडी हो गई। बात समझ में आई? तो भैया गर्म प्रदेश वाले तो मर जाएंगे पर ठंडे प्रदेश वाले जो है वो जिंदा रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडे वाले भी थे, गर्म वाले भी आपके पास जीवाणु थे। गर्म वाले मर जाएंगे, ठंडे प्रदेश वाले रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो विभिन्नता थी तब तो हो गया ना, सारे गर्म वाले यदि रहते दिक्कत हो जाती। तो जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना अस्तित्व जो है वो बना हुआ रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, समष्टि के जीवों में यदि विभिन्नताएं होंगी तो उनके आधार पर अधिक अनुकूलन होता है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति एक समान नहीं होती है, जो कि जिसके कारण जो है डीएनए की प्रतिकृति एक समान नहीं होने के कारण आने वाली जो पीढ़ी होती है उसके सभी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आप बोलोगे सर एक बढ़िया वाला उदाहरण हो जाए जिससे ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पता है कैसे? देखो, एक पालक से, एक माता पिता से, जनक से, पालक से नहीं क्योंकि पालक तो माता पिता के अलावा भी कोई भी हो सकता है, जो आपको पालते हैं वो पालक है। बात समझ में आ रही है? एक जनक से यदि 3 बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं अपन, एक पालक से अपन जो है 4 बेटियां पैदा हुई। बहुत अच्छी बात है भैया। हेमा, जया, सुषमा और रेखा,
पुष्पा और रेखा है कि सुषमा और रेखा है? हेमा क्लियर है, जया क्लियर है, रेखा क्लियर है, पुष्पा की सुषमा, जो भी है दोनों में से 4 अब बालिकाएं पैदा हुई। अब चारों का देखना, हो सकता है फेस कट एक जैसा हो सकता है आंख नाक कान की जो बनावट है वो एक जैसी हो, पर भैया जरूरी थोड़ी कि सबका इंटरेस्ट एक जैसा होगा, जरूरी थोड़ी कि सबकी हेल्थ एक जैसी होगी, जरूरी थोड़ी कि सबकी हाइट ही एक जैसी होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हो सकता है आई बॉल सबके सेम हो सकता है नाक की बनावट सबकी सेम हो, पर जरूरी थोड़ी भैया कि सबकी हर चीज एकदम सेम होगी। किसी को हो सकता है बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को कुछ और इंटरेस्ट होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जनक से जो पैदा होने वाले अलग अलग क्या है भाई संतति हैं, उनमें क्या होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं, और जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना उनका अस्तित्व जो है वो बचा रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जीवों में जो विविधता होती है वो स्पीशीज के लिए तो जरूरी होती है, लेकिन व्यष्टि के लिए मतलब प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति जो है अपने हिसाब से खेल खेलते रहती है। बात समझ में आई? इसके लिए बहुत जरूरी होना यह जरूरी नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, स्वपरागण और परपरागण जो है इसमें अपन अंतर समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा डायग्राम, जो अपने को इस पूरी क्लास में आएगा काम। आपने कहा ओके सर, ये क्या बनाएंगे? तो बाबूजी एक बनाएंगे डायग्राम, मेरे साथ साथ बनाइए, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो आओ। यार कौन से रंग का बनाए यार? मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। चलो आओ, इस रंग का बनाते हैं, इस रंग का बनाते हैं। हर बार मैं गुलाबी बनाता हूं, आज मैं गुलाबी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलो इस रंग का बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, इधर बनाते हैं, और ये बना दिया मैंने यहां पर। ये बना दिया, और मैंने यहां पर एक पंखुड़ी बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम जो है रंग भी फिल कर देते हैं। ठीक है जी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, चलिए 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 चलिए। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, ये हमने इस तरीके से यहां पर बना दिया। चलो भैया, ये हमने यहां पर इस तरीके से बना दिया। इसके दूसरे वाले जो पार्ट है ना, हम वो भी बना देते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये लो और ये लो। हम कह रहे हैं कि इसकी जो पंखुड़ियां हैं इस पुष्प की, राइट, ये भैया अलग अलग रंग की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, बड़ा वर्सेटाइल पुष्प है। ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत इंटरेस्टिंग। ये ऐसा हो गया। ठीक है, और क्या बनाएंगे? तो सर देखो, आपने सब कुछ तो सही बना दिया, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा जो है इसका वो बना दीजिए, हम नीचे वाला भाग, अंडाशय वाला भाग जो है वो बना दीजिए। चलो भैया, अंडाशय वाला भाग भी बना देते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अंडाशय जो है उसका वाला भाग भी बना देते हैं, जो कि है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? चलो, और यहां से जो है हम ऐसे पंखुड़ियां निकाल देते हैं। ठीक, अब सुनो, मैं बना रहा हूं उभयलिंगी पुष्प। मैं कौन सी चीज बना रहा हूं? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बाबूजी, मैं बना रहा हूं उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, तो मैं क्या बना रहा हूं? तो मैं बना रहा हूं उभयलिंगी पुष्प। अब आप बोलोगे उभयलिंगी पुष्प मतलब इसके अंदर दोनों चीजें होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दोनों चीजें होंगी। क्या क्या होगा? इसके अंदर नर युग्मक भी होगा, और इसके अंदर भैया मादा युग्मक भी होगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब डायग्राम का डायग्राम और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये बन गया अपना पुष्प। ये क्या बन गया? तो ये बन गया अपना पुष्प पुष्प पुष्प। ठीक है जी, चलो ये बन गया अपना पुष्प, ये बन गया अपना पुष्प। रुको, ये बन गया अपना क्या? तो ये बन गया अपना पुष्प। ठीक है, चलो ये बन गया अपना पुष्प। ये ठीक है, यहां तक पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो चीज बनाई जा रही है उसको बड़े ध्यान से देखेगा, क्योंकि भैया कहानी यहीं से तो शुरू होती है। ठीक है, अब देखो, ये यहां पर ऐसा आपको यदि दिख रहा हो तो भैया ये है आपका,
ठीक है जी। ये कौन सी चीज बनी है? तो ये बनाया हमने अंडाशय नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हमने बना दिया वर्तिकाग्र। ऊपर की तरफ कौन सी चीज बनी हुई है? तो ऊपर की तरफ बनी हुई है वर्तिकाग्र। क्या बना हुआ है? तो वर्तिकाग्र 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 ऊपर की तरफ बना हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही है। और इस तरीके से आप जो है इसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और जो है हम यहां पर ऐसे बना सकते हैं, और ये हमने बनाया है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं परागनली। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम क्या कहते हैं? तो भैया ये परागनली है, और यहां पर होती हैं अंड कोशिकाएं। यहां पर क्या होती हैं? तो यहां पर जो है अंड कोशिकाएं होती हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम जो है क्या बनाने वाले हैं? देखो हमने स्त्री केसर तो बना दिया। अब आप बोलोगे सर स्त्री केसर बोले तो, स्त्री केसर बोले तो आपका जहां पर स्त्री यानी कि जहां पर मादा युग्मक पाया जाता है उसको हम कौन सा भाग बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। आपने कहा ओके सर। चलो तो ये जो भाग है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है वर्तिकाग्र। ये क्या है? तो आपने कहा सर वर्तिकाग्र। ये क्या है? तो ये जो पूरा दिख रहा है ये है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। ठीक है। ये कौन सी चीज है? तो भैया ये है अंडाशय। ये क्या है? तो ये है अंडाशय। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये जो पूरी चीज है, ये तीनों जो चीजें हैं, ये मिलकर आपस में निर्माण किसका कर रही हैं? स्त्री केसर का। आपने कहा ओके सर, बढ़ते हैं आगे, आइए। तो ये निर्माण किसका कर रही है? तो स्त्री केसर का ये निर्माण कर रही हैं। अब यदि हम साथ में देखें तो अपने को और कौन सी चीज बनानी है? तो अब जो चीज बना रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक, चलो अब जो चीज बना रहे हैं उसको, यार थोड़ा ना इसको नीचे बनाना पड़ेगा अपने को। अब जो चीज बनाई जा रही है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ऐसा करके आपने बना लिया। अब इसमें अपने को क्या बनाना है? बहुत ध्यान से देखेंगे तो सर इसमें अपने को बनानी है कौन सी चीज? कौन सी चीज? तो भैया पुंकेसर भी तो बनाना पड़ेगा अपने को। तो ध्यान से देखो, ये बनाया मैंने पुंकेसर। ये कौन सी चीज बनाई मैंने? तो भैया ये बना दी मैंने पुंकेसर। रुको और बाकियों के पुंकेसर भी बना देते हैं अपन, है ना। चलो तो इस तरीके से ये बन गया यहां पर पुंकेसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और ये हमने यहां पर भी बना दिए पुंकेसर। आपने कहा वाह सर ये तो बढ़िया है, ये बन गया बाबूजी पुंकेसर। बहुत मजेदार कहानी, बहुत ज्यादा मजेदार कहानी। ठीक है, चलो तो ये बना दिया हमने यहां पर क्या? पुंकेसर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ए लो भैया अंदर की तरफ जो है पुंकेसर में हमने परागकोश के अंदर और क्या बना दिया? तो हमने जो है परागकण भी बना दिए। आपने कहा वाह सर। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसे क्या कहते हैं? इस वाले भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से उसको आप लेबलिंग करो, इस डायग्राम को बनाकर, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हरिया भैया लेबलिंग आपने कर ली। आपने कहा हाँ सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला जो पार्ट है ना इसको तंतु कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, तंतु कहते हैं। ठीक, ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? तो भैया परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? परागकण होंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, इस वाले भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा पुंकेसर। ओके जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। चलो भैया बहुत बढ़िया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। तो अब यदि मैं इसको उभयलिंगी पुष्प कह रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि देखो इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाएंगी। पुंकेसर जो है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा? तो भैया इसके अंदर पाया जाएगा, ध्यान से देखेंगे, परागकण। और परागकण क्या है? तो ये नर जनन, ठीक है। पुष्प की यदि हम बात करेंगे तो कोशिका है, युग्मक है बेसिकली, कोशिका के इसके अंदर होती है तो युग्मक है। बात समझ में आई? और यदि आप बात करोगे स्त्री केसर की, स्त्री केसर में जो अंडाशय है, राइट, इसमें पाई जाती है अंड कोशिका। क्या पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है अंड कोशिका। आपने कहा ओके गुरुजी। अंड कोशिका क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये जो है ये है मादा, ठीक, और जनक, जनन, और क्या है? तो युग्मक है।
क्या है? तो ये मादा जनक युग्मक है। ठीक है जी, खत्म खेल। तो अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब एक ही पुष्प के अंदर यदि आपके पास स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही पुष्प के अंदर यदि आपके पास स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? उभयलिंगी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये उभयलिंगी हो गया। आपने कहा हां सर। अब यदि पुष्प के पास सिर्फ स्त्री केसर होता, किसी पुष्प के पास सिर्फ यदि कैसा है, स्त्री केसर होता, तो उसको हम कहते हैं एक लिंगी। जैसे मनुष्य कैसा होता है? एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? मनुष्य में या तो नर होगा या तो मादा होगा। बात समझ में आई? मनुष्य में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही नर के, मतलब एक ही प्राणी के पास में, ठीक है, वृषण भी हो और अंडाशय भी हो, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पर पुष्पों में ऐसा होता है कि भैया देखो, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब, तो आपको क्लियर है कि इसके अंदर अंडाशय भी है, मतलब स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। अब परागण क्या होता है वो देखना। अब जो परागण है, राइट, बहुत सिंपल सी कहानी। परागण जो है उसको आप समझने की कोशिश करें। परागण का मतलब होता है कि जो आपका परागकण है उसका परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक जाना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट। परागकण का ये निषेचन नहीं है बेटा, ठीक है, ये परागण है। और परागण क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, तो परागण होगा परागकण का परागकोश से निकलना, परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक जाना। और वर्तिकाग्र जो है वो किसका भाग है? तो आपने कहा सर देखो स्त्री केसर का भाग है, बहुत बढ़िया। तो वर्तिकाग्र तक जाना, तक जाना जाना जाना, ठीक। और ये क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बाबूजी इसको हम बोलेंगे परागण। इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये कहलाएगा परागण। अब एक ही पुष्प का यदि परागकण जो है वो निकल के उसके ही वर्तिकाग्र तक चला जाए, एक ही पुष्प का परागकण निकलकर उसके ही वर्तिकाग्र तक चला जाए, स्त्री केसर तक चला जाए, तो स्वपरागण। सिंपल सी कहानी। तो ये क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। पर यदि एक पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे उसी प्रजाति के पुष्प में चला जाए, राइट, तो वो कैसा हो गया? पर परागण, क्योंकि दूसरे पुष्प में गया है, खत्म बात। ठीक है जी, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बन चुका है। तो वही तो लिखा है, ध्यान से देखिएगा। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। ठीक, स्वपरागण बोलते हैं। बहुत सिंपल सी ये कहानी है। पर यह सिर्फ कब पॉसिबल होगा? जब हम बात करेंगे उभयलिंगी पौधों की, जिसमें कौन आता है? तो सूर्यमुखी आता है, बालसम आता है, इन प्रकार के जो इसमें फूल आते हैं। ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी, जबकि पर परागण की यदि आप बात करोगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भैया क्रॉस पॉलिनेशन। यदि आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करोगे तो अधिकांश पौधे जो होते हैं वो ये बाकी के, देखो कुछ एक पौधों में ही ऐसा होता है, बाकी सब में जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि एक पुष्प का जो परागकण है, परागकण है ना, कंफ्यूज नहीं होना, परागण प्रोसेस है, लिख देता हूं मैं यहां पर। परागण जो है वो क्या है? तो भैया ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, बोलो यस सर। और परागकण जो है वो युग्मक है। परागकण जो है वो क्या है? तो ये युग्मक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो युग्मक है, तो ये कैसा है? तो ये युग्मक है बाबूजी, ठीक है। तो जिसमें एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पौधे में स्थित जो वर्तिकाग्र होती है, बात समझ में आ रही है? वर्तिकाग्र होती है, ठीक है जी, वर्तिकाग्र होती है, उस तक पहुंचते यदि है किसके माध्यम से? तो देखो यहीं से वो कहानी निकल कर आएगी, जो तितली होती है, जो भौरे होते हैं, वो फूल के आसपास काहे मंडराते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो तितली होती है, ये जो कीट पतंगे होते हैं, ये जो भौरे होते हैं, ये फूलों के आसपास जब मंडराते हैं तो बेसिकली ये उस फूल से परागकण लेते हैं और जाते हैं उसी प्रजाति के दूसरे फूल के पास के वर्तिकाग्र तक, और वहां पर जाकर ये परागकण छोड़ देते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पर परागण। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बेटा जी पर परागण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो पर परागण किसके द्वारा संभव हो पाता है? तो भौरों के कारण, तितलियों के कारण, कीट पतंगों के कारण, और भैया
मनुष्य के कारण भी होता है और वायु और जल के द्वारा भी होता है। क्लियर है कहानी वाले? यस सर, नोट किया जाए। और आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि सवाल का सवाल और डायग्राम का डायग्राम। क्लियर है कहानी? यस सर। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग, आइए अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग, मतलब इसको सीधे मस्तिष्क के अंदर का जो प्रमस्तिष्क होता है, बात समझ में आई? हमारे अग्र मस्तिष्क के अंदर का जो प्रमस्तिष्क होता है, जैसे आप लोग सेरिब्रम कहते हो, सीधे इस कॉन्सेप्ट को उसके अंदर फिट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। हाँ भैया, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो देखो कायिक प्रवर्धन की जब भी हम बात करेंगे, हम एक प्रकार के अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अलैंगिक जनन बोले तो जिसमें लिंगों की जरूरत नहीं है, जिसमें नर और मादा लिंग की जरूरत है ही नहीं, जिसमें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वो क्लोन व्यवस्था के कारण बनती है, इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये कहलाएगा हमारा अलैंगिक लैंगिक जनन। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बाबूजी अलैंगिक जनन। अब कायिक प्रवर्धन में होता क्या है? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पौधे का कोई भी एक भाग, तना ले लो, जड़ ले लो, पत्तियां ले लो, ये तीन भाग ले लो आप, बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं कि भैया जड़, तना, पत्ती, पौधे का कोई भी एक भाग, जड़ ले लो, तना ले लो, पत्ती ले लो, बात समझ में आई? यदि वो अपने आप को पूर्ण विकसित करके फिर से वो पौधा बना लेता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब आप बोलोगे सर एक शानदार वाला, धमाकेदार वाला यदि एग्जाम्पल हो जाए तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। गुलाब जानते हो? आप बोलोगे हाँ सर, गुलाब कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। गुलाब कैसे, गुलाब का पौधा कैसे लगता है? तो आप क्या करते हो, अपने जान पहचान वालों के पास है ना, कलम लेकर आते हो। अब देखना गुलाब का कोई बीज नहीं होता बाबूजी। क्लियर? गुलाब जो है उसका आप क्या करते हो, जान पहचान वाले रिलेटिव्स के यहाँ गए, गार्डन में टहलने गए और आपने कहा अरे भाई साहब आपके यहाँ तो जो है सफेद वाला गुलाब है, इसमें हाइब्रिड गुलाब है, ये थोड़ी कलम दे दो यार इसकी। तो गुलाब अपन कैसे लगाते हैं? कलम से। तो कलम क्या है? बेसिकली कलम ही तो कायिक है, बात समझ में आई? तो आपने गमला लिया, उसमें गुलाब की आपने कलम लगाई, अब आपने कितनी बोरिंग सी, नीरस सी, एक सीधी एक लकड़ी लगा दी। कुछ समय बाद वो जो कलम होती है वो पूरी विकसित होकर अपने आप को गुलाब के पौधे में परिवर्तित कर देती है। फिर अचानक से उसके अंदर क्या आ जाते हैं भैया? कांटे आ जाते हैं। अचानक से उसके अंदर पत्तियां आ जाती हैं। अचानक से मतलब देखते ही देखते, और फिर एक दिन उसके अंदर एक फूल खिल जाता है। उस फूल पर फिर एक तितली बैठती है और वो वहां से उसके परागकण को लेकर किसी दूसरे फूल के पास जाती है, उसी प्रजाति के, और इसको हम बोलते हैं परागण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब भी किसी पौधे के, जब भी किसी पादप के जड़, तना या पत्ती को विकसित करके हम वापस से वही पादप बना लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत एकदम शानदार वाला कॉन्सेप्ट है बाबूजी, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि सर देखो खोपड़ी के अंदर कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया जनन की ऐसी प्रक्रिया, और जनन के आगे जो है अलैंगिक लिख दीजिए, कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। राइट? तो भैया अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर के किसी कायिक की वृद्धि, या फिर कोई कायिक जो है जिसमें जड़ आ गया, तना आ गया, पत्ती आ गई, राइट, ये प्रवर्धित होकर और डेवलप होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। और पत्तियों से यदि कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां हैं वो बेस्ट एग्जांपल है हम सबके सामने, बात समझ में आई? और यह एकल पौधों में जनन की सबसे कैसी है? सरल विधि है। देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक गमला लिया, मिट्टी उसमें डाली और कलम लगाई, और देखते ही देखते उस कलम में जड़ भी आ जाएंगी, उस कलम में पत्तियां भी आ जाएंगी, फिर उसमें फूल भी आ जाएगा, और कायिक प्रवर्धन के माध्यम से जो पौधा था उसका वो क्लोन भी बन जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि जब कभी आप बात करते हो अलैंगिक जनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमेशा निर्माण होता है क्लोन का। और कायिक प्रवर्धन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है भाई? कम समय में रिजल्ट मिल जाता है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। अब आप बोलोगे सर कम समय में कैसे? अरे भैया बीज डालोगे, फिर मिट्टी पानी डालोगे, खाद वगैरह दोगे, तब तक तो पौधा बनने में टाइम लग जाएगा।
पर कलम लगाई तो बहुत जल्दी पौधा आ जाएगा। इसका मतलब ये कि कायिक प्रवर्धन जो कैसा है वो है इफेक्टिव। आपने कहा ओके सर। तो गुरुजी कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी हुई कि अपने को कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, सारी कहानी दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट है। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बढ़िया सवाल। क्या आप कुछ ऐसे कारण सोच सकते हो जिससे यह पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जो जीव होते हैं वो पुनर्उद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? भाई कैसे होगा? मतलब जो टैलेंट हाइड्रा के पास में है, बात समझ में आई, जो टैलेंट यीस्ट के पास में है वो टैलेंट हमारे पास कैसे होगा? देखो ऐसा क्यों होता है, देखो अब मैं कह रहा हूं सरल संरचना, एक तरफ क्या है सरल संरचना वाले जीव हैं, आपने कहा हां सर, जैसे कि एक कोशी। सरल संरचना वाले कौन? तो आपने कहा सर देखो एक कोशी होते हैं, क्यूट क्यूट से जीव होते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया एक कोशी जीव। और एक तरफ आते हैं जटिल संरचना वाले, मतलब मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी की, और उसमें कौन आता है? मनुष्य, राइट। तो अब हमने कहा कि एक तरफ जटिल संरचना वाले हैं, जटिल संरचना वाले हैं, आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो भैया एक तरफ तो सरल संरचना है और एक तरफ कैसी है? तो जटिल संरचना है, आपने कहा ओके सर। अब जटिल संरचना के साथ परेशानी पता है क्या है? जटिल संरचना में हर एक काम के लिए एक अंग बना हुआ है, बात समझ में आई? जैसे दिल जो है वो धड़कने के लिए बना हुआ है, किसके लिए? तो किडनी के लिए, लीवर के लिए, और फेफड़े के लिए, और मस्तिष्क के लिए, और रक्त को यहां से वहां ले जाने के लिए। तो दिल का अपना अलग काम है धड़कने का, मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी का अपना अलग काम है सोचने समझने का, बात समझ में आई? हाथ पैरों का अपना अलग काम है, बात समझ में आ रही है? नाक का अलग काम है, कान का अलग काम है, इन सब का जो है अलग काम है। तो जटिल संरचना वाले जितने भी जीव होते हैं उनके सभी अंगों का अलग अलग काम होता है, और सबकी बनावट जो है वो अलग अलग होती है, और सबके अंदर जो कोशिकाएं हैं, राइट, उनके प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि किसी का यदि हाथ कट गया, किसी का मान लेते हैं कि यदि हाथ कट गया, ठीक है, ये हाथ कट गया, मैं जो ड्राइंग बनाने जा रहा हूं उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि आपको ड्राइंग पे नहीं आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है, ठीक है। अब बाबूजी किसी का हाथ कट गया, यार कितनी उंगली बना दी अपन ने, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ऋतिक रोशन का फैन होगा, चलो। तो अब ये किसी का हाथ कट गया, अब आप ये थोड़ी कहोगे कि इस हाथ में पूरा शरीर उग जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो दिल की संरचना से और शरीर के दूसरे जो अंग है उसकी संरचना से कैसी है बाबूजी? अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें पुनर्उद्भवन नहीं हो सकता, इसमें जो है पुनर्जनन नहीं हो सकता, बात समझ में आई? पर ऐसा है कि जब आप बात करते हो हाइड्रा की, जब आप बात करते हो किसकी? हाइड्रा की, तो हाइड्रा जैसे में क्या होता है कि उसके आप कितने भी भाग कर दो, आप जो है उस जीव के कितने भी भाग कर दो, एक तो एक कोशी है, सरल जीव है, कितने भी आप भाग कर दीजिए, वापस से जो है वो अपने आप को पूर्ण विकसित करके एक जीव में परिवर्तित कर लेगा, क्योंकि वो कैसा है? सरल संरचना वाला जीव है। क्योंकि वो कैसा है? तो भैया सरल संरचना वाला जीव है। पर यदि हम बोलते हैं कि नहीं आप इस हाथ से पूरा शरीर बनाकर दिखाइए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, खत्म कहानी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब लिखोगे कैसे? ये तो सोचने और समझने वाली बात थी, ये दिमाग के अंदर एकदम सेट हो गई। हमने कहा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, परीक्षा में कैसे लिखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समझ में आना मैटर नहीं करता है, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना और भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके कोई भी चीज कितने भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, यदि आपको वो लिखते नहीं आएगा तो आपकी जो कहानी है ना वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है ना। आओ, तो इस प्रकार के जीवों की संरचना अत्यंत कैसी होती है भैया? जटिल होती है। इसमें एक विशिष्ट कार्य के लिए एक विशिष्ट अंग होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अंगों में अलग अलग विभाजन होते रहते हैं, पर पुनर्उद्भवन जो है वो विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है, जो कि जटिल संरचना वाले जीवों में मौजूद नहीं होती है। इसलिए जटिल संरचना वाला जीव जो है वो पुनर्जनन या पुनर्उद्भवन जो है वो नहीं कर सकता। बढ़िया वाली बात, बहुत शानदार वाली बात, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है कि बाबूजी डीएनए जो है इसकी प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। ये बड़ा शानदार सवाल। और डीएनए क्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आनुवंशिक क्या है, क्या है, क्या है। तो जब आप बात करते हो किसी डीएनए की,
तो एक है आनुवंशिक, राइट, बोलो यस सर। तो डीएनए क्या है? तो एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? तो ये एक आनुवंशिक पदार्थ है। आपने कहा ओके सर, कैसे समझते हैं? आइए, जनन के दौरान जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर का जो अभिकल्प होता है वो समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट जो है वो भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और इसके लिए जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति का होना बहुत जरूरी है। पर ये बहुत शॉर्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। बात जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की आएगी तो हम गुणसूत्रों में भी जाएंगे, हम जीन में भी जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि ये प्रतिकृति बनती कैसे है। हम ये भी देखेंगे कि भैया अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है और किस प्रकार से जो गुणसूत्र होते हैं वो कंबाइन होते हैं। बात समझ में? तो अभी के लिए सिर्फ इतना, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर हम बढ़ेंगे आगे, है ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि बीज पत्र जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, राइट, देखो देखो देखो, बीज पत्र ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक का जो कुल भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं? बीज पत्र। मतलब फूल के अंदर का वो भाग जहां पर बेसिकली आपका जो बीज है उसका क्या होगा? डेवलपमेंट। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग है कहानी। देखो, तो बीज पत्र में खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है जो कि अंकुरित होते हुए, राइट, भ्रूण का क्या करता है? पोषण करता है। देखो, जीव जंतुओं में भी और पादपों में भी लैंगिक जनन तो होता है, और लैंगिक जनन यदि होगा तो भैया भ्रूण दोनों में बनेगा। बात समझ में? तो उस भ्रूण के पोषण के लिए अपने को जरूरत होती है किसकी? बीज पत्र की। तो बीज पत्र जो है वो बीज में पाई जाने वाली रचना है जिसमें भावी पौधा भ्रूण के रूप में क्या होता है? जिसमें भावी पौधा भ्रूण के रूप में कैसा होता है? स्थित होता है, और उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण प्रक्रम द्वारा नए पौधे में विकसित हो जाता है। नए पौधे में विकसित हो जाता है। बहुत शानदार कहानी, कॉपी में इसको नोट किया जाए। हम बढ़ेंगे आगे, हरी अप। आइए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, एक तो भाई क्वालिटी भयंकर अच्छी होती है कायिक प्रवर्धन की, दूसरा कम समय में उग जाते हैं, तीसरा क्वालिटी अच्छी है, कम समय में उग जाते हैं, और तीसरा इनकी जो प्रकृति में बने रहने की क्षमता है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। लिखोगे कैसे? तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसपे कायिक भाग, जैसे कि जड़, जैसे कि तना, जैसे कि पत्तियां जो हैं वो उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। इसके कारण पौधे का जो जनन है वो कैसा होता है? आसानी से हो जाता है, कम समय में हो जाता है, और अधिक संख्या में हो जाता है। कम समय में, क्वालिटी के साथ, अधिक संख्या में यदि जनन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन का कायिक प्रवर्धन वाला भाग। ठीक है। और कलम अपुआ अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की जो तकनीक है वो भैया बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखो, गुलाब है, जैसे कि गन्ना है, जैसे कि अंगूर है, इन सब में बेसिकली क्या होगा? या तो रोपण होगा या फिर क्या होगा? कायिक प्रवर्धन होगा। ठीक, बोलो यस सर। नोट कर लो, बढ़िया सवाल था ये, शानदार सवाल था। आगे बढ़ेंगे भैया। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? तो ध्यान से देखिए, जब आप बात करते हो बीजाणु द्वारा जनन, तो भैया इसमें आप बात करते हो बीजाणु धानी की। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जहां से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत सारे सरल बहुकोषीय जीव जो होते हैं, देखो सरल है और कैसे हैं? बहुकोषीय हैं। बात समझ में? बहुकोषीय दो प्रकार के हो सकते हैं, जटिल हो सकते हैं, सामान्यतः जटिल ही होते हैं। बहुकोषीय जीव जटिल भी हो सकते हैं और सरल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? एक कोषीय जीव हमेशा सरल होते हैं। क्लियर? बोलो यस सर। तो अनेक सरल और बहुकोषीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, राइट। और क्या होता है यदि आपको पता हो तो ऊर्ध्व तंतुओं के पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में क्या लेती हैं? भाग लेती हैं। कैसे लेती हैं? बना लेते हैं, काय घबराते हो? ये लो, ये लो, ये लो। बहुत ध्यान से इस कहानी को देखेंगे आप सभी, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ठीक है, हम बनाने वाले हैं क्या? हम उड़ाने वाले हैं गर्दा। ये रही भैया बीजाणु धानी। ये क्या रही? ये रही बीजाणु धानी। बोलो यस सर। ये क्या रही? तो ये रही बीजाणु धानी। इसके ऊपर यहां पर एक आवरण होता है, यहां पर एक आवरण होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो यस सर। यार रुको यार, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, रुको। ये लो,
ये हमने बना दिया, ठीक है, बोलो यस सर। तो ये बना दिया 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 बना दिया, चलो क्लियर है। तो ये बीजाणुधानी है जिसके अंदर बीजाणु जो होंगे उनका क्या होगा, तो भैया उद्भवन होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो देखो वही तो लिखा है, कवि ने वही तो लिखा है कि तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। वो देखो गुच्छ जैसी ये सब लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गुच्छ संरचना है, गुच्छ संरचनाएं, ठीक है जी, यस सर। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं और बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका क्या करती है, बचाव करती है, सुरक्षा करती है, रखाव करती है, रक्षा करती है। और नमी सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं। ध्यान से देखिएगा, जितना ज्यादा नम सतह होगी, जितनी ज्यादा 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 नम सतह होगी, राइट, उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा नम सतह होगी उतना ज्यादा जो है क्या होगी, वृद्धि होगी, किसकी, बीजाणु होगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। डायग्राम कॉन्सेप्ट सीधे कॉपी के अंदर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है ये, इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। क्यों है, बहुत ध्यान से देखना। विज्ञान भी है इसमें, सामाजिक विज्ञान भी है इसमें, और इसमें बहुत सारी और परिवार जैसी चीज भी इसमें शामिल हो जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जब हम कहते हैं गर्भ निरोध, बात समझ में आई, इसका मतलब ये कि संभोग तो हो, संभोग तो हो। देखो संभोग क्या है, तो भैया एक मनोशारीरिक अवस्था है, मनोशारीरिक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा आपस में मिलते हैं। बात समझ में आई। तो संभोग तो हो, बिल्कुल हो, क्योंकि ये क्या कहा मैंने, सिर्फ ये शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया भी है। बात समझ में आ रही है, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया भी है। तो संभोग तो हो, पर संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। बहुत ध्यान से देखना, निषेचन ना हो। अब आप बोलोगे सर निषेचन ना हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु से ना मिले। इसका मतलब शुक्राणु जो है वो अंडाणु से ना मिले। इसका मतलब ये कि भैया शिश्न तो योनि के अंदर जाएगा, पर शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उपयोग करने पड़ेंगे कुछ, क्या भाई, सीधी सी बात, गर्भ निरोधक युक्तियां। तो निषेचन ना हो, निषेचन ना हो मतलब शुक्राणु, राइट, बोलो यस सर, शुक्राणु एवं अंडाणु जो है वो आपस में ना मिले, का कांटेक्ट ना हो या आपस में ना मिले, आपस में ना मिले, बस खत्म बात। तो शुक्राणु और अंडाणु जो है वो आपस में ना मिले, ये चीज होनी चाहिए। संभोग तो हो पर निषेचन ना हो, शुक्राणु और अंडाणु जो है वो आपस में ना मिले। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। और ऐसा क्यों है, देखो ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। सीधी सी बात, जनसंख्या का जो आकार है ये चिंता का विषय तो है, और यदि इंडिया में इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भयंकर चिंता का विषय। यदि हम इंडिया में इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो यह भयंकर चिंता का विषय। अब आप बोलोगे सर कैसे, अरे दो परिवार ले लो यार, एक में जो है 2 ही बच्चे हैं, 3 ले लो, चलो 2 नहीं 3 ले लो, एक में भाई 8 बच्चे हैं। अब इसके नुकसान क्या क्या है वो बताता हूं मैं आपको। लोग ना उस लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ये सब पढ़े नहीं होते हैं। बात समझ में। अब जहां पर 3 बच्चे हैं वहां पर भरण पोषण अच्छे से होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़िया होगा, सबकी पढ़ाई में अच्छा खासा खर्च किया जा सकता है, सबकी जो दैनिक जीवन है उसका लेवल हाई होगा। जहां पर 8 बच्चे हैं वहां पर आप ये सोचिए कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से कभी भी उनको पूरा पोषण नहीं मिलने वाला है। ये पहली बात। प्रॉब्लम कितनी जाएगी, 1 BHK रूम में वो घर में रह ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिसका घर छोटा होता है उसी के घर बच्चे ज्यादा होते हैं अपने देश में। तो 140 करोड़ पहुंच गए, आप सोच कर देखो। बात समझ में आई। तो भैया ये दिक्कत वाली बात तो है। ये तो हमने बात की। अब हम यदि माता के शरीर के टर्म्स में बात करें तो सोचो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड पूरी प्रोसेस है कि एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर एक भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, जो कि 9 महीने तक माता के शरीर के अंदर है, राइट। और कितना जो है
कितने प्रकार का जो दर्द है, कितने प्रकार की जो चीजें हैं वो फील करनी पड़ती है एक मादा शरीर के साथ में। अब यदि 8 बार जन्म होगा तो 8 बार वो प्रक्रिया जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माता है, बात समझ में आ रही है, जो मादा है, जो कि स्त्री है, उसके शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान है यदि बहुत ज्यादा संतति पैदा होती है तो। बात समझ में आई? तो जनसंख्या के ऊपर यदि हम बात करेंगे, यदि हम परिवार नियोजन के बारे में बात करेंगे तो एक पूरा निबंध लिखा जा सकता है। इसीलिए हमें जो है जनसंख्या के आकार को कम करने के लिए और सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखते हुए जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि भैया संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। तो ऐसी युक्तियां जिसके कारण संभोग तो होता है पर निषेचन नहीं हो पाता है, ऐसी युक्तियों को हम कहते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां। और ये 2 प्रकार की हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। स्थायी जैसे कि नसबंदी, हमेशा के लिए काम खत्म। अस्थायी जैसे कि कंडोम की आप बात कर लीजिए, या फिर आप कॉपर टी की बात कर लीजिए। क्लियर है क्या नहीं? या तो आप दवाइयों के बारे में बात कर लीजिए, या तो फिर आप ये पता लगा लीजिए कि कब मासिक धर्म आया था, उसके हिसाब से जो है कब अंडोत्सर्ग होगा, और अंडोत्सर्ग के अपने को 5 दिन पहले और 2 दिन बाद तक जो है निषेचन नहीं करवाना है, खत्म बात। तो उससे बच्चा पैदा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखिएगा, तो जनन जो है इससे समष्टि में क्या होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, और इसके कारण जो है क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी भरण पोषण में। बात समझ में आ रही है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन बहुत जरूरी है, जिसका सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक लाभ होता है। इसलिए जो है हमें गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने की जरूरत जो है वो महसूस होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। इस पर पूरा निबंध लिख सकते हैं, पर अभी जितना पूछा गया है उतना ही बताएंगे। आइए चलिए 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 चलिए, बढ़िया ये सवाल है। आप इसका आंसर एक बार अपने शब्दों में दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा। तो ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया, जवाब भी आपने देख लिया। कहानी भी बड़ी सिंपल है कि देखो भैया, कॉपर टी जो रहती है वो सिर्फ परिवार नियोजन का एक तरीका है, और इसका काम होता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना। बेसिकली जो कॉपर है वो शुक्राणुओं के लिए अच्छा नहीं होता है, राइट? तो शुक्राणु और अंडाणु इससे मिलते नहीं है, ये एक परिवार नियोजन का तरीका है। पर यौन संचरित जो रोग होते हैं इससे रक्षा कॉपर टी करने वाली नहीं है। तो इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण में तो मदद मिलेगी, पर यौन संचरित रोग जो है उससे रक्षा नहीं करने वाली है ये, और उसमें मदद नहीं मिलने वाली है। आपने कहा ओके जी सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है कि परागण की जो क्रिया है वो निषेचन से किस प्रकार भिन्न होती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, परागण बोले तो क्या, परागण बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग, परागण बोले तो परागकण का, ठीक है, परागकण जो पराग कोश के अंदर होता है, परागकण का वर्तिकाग्र तक, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और यदि आप निषेचन की बात करते हो तो इसको किधर लिखे? अच्छा लिखा हुआ निषेचन, ठीक है। और यदि आप निषेचन की बात करते हो तो भैया इसका काम है पराग 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 परागकण का अंड कोशिका तक, अंड कोशिका से मिलना, कोशिका से। तो आपने कहा सर मिलना, परागकण का अंड कोशिका से कैसा? तो भैया मिलना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हो गई है। तो ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, परागकण यदि अंड कोशिका से मिल रहा है और निर्माण किसका हो रहा है, तो भैया इसमें निर्माण हो रहा है युग्मनज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो निर्माण किसका हो रहा है, तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का। तो पहले परागण होता है, ये जो है ये पहले होता है। बिना परागण के निषेचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक परागकण जो रहेगा, राइट, वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेगा तब तक, बात समझ में आई? जब तक परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेगा उसके बाद ही तो निषेचन होगा। बोलो यस सर। तो निषेचन होता है बाबूजी बाद में, और परागण जो है वो कैसा होता है, तो ये होता है पहले। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बढ़िया वाला। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम चलेंगे आगे। लिखना कैसे वो भी आपको क्लियर है कि पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये परागण कहलाता है, जबकि नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसमें भी युग्मनज का निर्माण होना बहुत जरूरी है।
निषेचन जो है वो परागकण के बाद वाली प्रक्रिया है और निषेचन के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। आपने कहा ओके सर, आगे बढ़ेंगे। मां के शरीर से जो भ्रूण होता है उसको पोषण किस प्रकार से मिलता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। भ्रूण को मां के शरीर से पोषण मिलता है राइट, एक ऐसी संरचना से जिसे हम क्या बोलते हैं, तो भैया प्लेजेंटा बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अपरा बोलेंगे। तो प्लेजेंटा के माध्यम से जो है भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल भ्रूण किस में परिवर्तित होगा, शिशु में परिवर्तित होगा। और यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति के अंदर धसी होती है और यह भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की सप्लाई करती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। क्योंकि आप सोच कर देखो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक युग्मनज में राइट, सबसे पहले युग्मनज का निर्माण हुआ जिसमें शुक्राणु था, अंडाणु था। शुक्राणु से कोशिका निकली, ऊपर वाला जो भाग है वो, और अंड कोशिका निकली, दोनों का आपस में संलयन हुआ, निर्माण हुआ जाइगोट का। जाइगोट बड़ा हुआ सॉरी, जाइगोट बड़ा हुआ, निर्माण हुआ भ्रूण का, भ्रूण को पोषक तत्व मिला और भ्रूण परिवर्तित हो गया किसमें, शिशु में। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बहुत शानदार, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आइए। अगला सवाल और भी ज्यादा शानदार है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके बाद वाले चैप्टर में भी पूछा जाएगा राइट, कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जो है इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन में जो है विभिन्नताएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, तो भैया इसमें विभिन्नताएं मिलती हैं। बात समझ में, और जितनी विभिन्नताएं होंगी उतने दिनों तक बना रहेगा क्या, अस्तित्व। क्या बना रहेगा, तो आपने कहा सर देखो अस्तित्व बना रहेगा। तो जितनी विभिन्नताएं होंगी उतने दिनों तक कौन सी चीज बनी रहेगी, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे तो भैया अस्तित्व बना रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अलैंगिक जनन जो होगा उसमें सिर्फ क्लोन आपको मिलेगा, पर लैंगिक जनन में क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो, इसमें युग्मन द्वारा जो है जाइगोट का निर्माण होगा, इससे जनन संतति में क्या आएगी, विविधताएं आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी। नए जीवों के विकास में लैंगिक जनन की मुख्य भूमिका होती है। मतलब ये कि हाइड्रा जब से प्रकृति में है तब से हाइड्रा ही है। बात समझ में, हाइड्रा में कोनो वेरिएशन ही नहीं आया। काहे, क्योंकि भैया इसमें होता है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन होगा तो क्लोन बनेगा, जनक और संतति जो है वो एक समान ही होंगी। अमीबा को ही आप ले लो, आज तक अमीबा जो है जैसा करोड़ों साल पहले था, मतलब लाखों साल पहले था, अभी भी अमीबा वैसा ही है। अमीबा क्या आज तक आंख कान नाक निकल कर नहीं आए। बात समझ में, क्योंकि उसमें हो रहा है अलैंगिक जनन, इसके कारण अमीबा में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। तो अलैंगिक जनन जब होगा तो वही चीज समष्टि में आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। जैव विविधता या विभिन्नता उसमें नहीं आ पाएगी। और यदि जैव विविधता या विभिन्नता नहीं आ पाई तो भैया फिर जैव विकास कैसे होगा। तो जैव विकास के अंदर जो चीज छुपी है वो है विविधता और क्या, विभिन्नता। आपने कहा हाँ सर ये तो बढ़िया वाली चीज है, इसको दिमाग में सेट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आइए, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें जो होती हैं उसमें जो आनुवंशिक गुण होता है, आनुवंशिक गुण जो होता है वो ठीक जनकों की तरह ही होता है। और इसमें मिलते हैं क्लोन। इसमें क्या मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं क्लोन। मतलब अमीबा का बेटा बेटी, फिर उनके बेटे के बेटा बेटी, यानी कि अमीबा के नाती पोते, फिर उनके नाती पोते, सब एक जैसे ही दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। सबका आकार एक समान होगा, सबके गुणधर्म एक समान होंगे, सबकी जो संरचनाएं हैं वो एक समान होगी। तो इसमें कोई निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ध्यान से देखेगा कि अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह ही होती हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का संगलन, क्योंकि इसमें युग्मकों का संगलन नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी निषेचन की या फिर नर और मादा युग्मकों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। चलिए, और ये किस विधि से होता है, तो भैया एक क्लोन विधि से होता है। उदाहरण दे तो दो तीन, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा उदाहरण दे दो, चलो विखंडन बोल दो, तो विखंडन हो गया उदाहरण। और क्या हो गया, तो आप इसको बोल दो सर देखो कायिक प्रवर्धन भी तो है, ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन बोल दो। चलो भैया, और क्या क्या हो गया, तो इसमें जो है आप बोल सकते हैं पुनर्जनन बोल दो, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, द्विखंडन बोल दो, और क्या बोल सकते हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं आप। इसमें मुकुलन बोल दो,
बहुत सारी चीजें हो गई इसमें। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस तरीके से अलैंगिक जनन होता है। देखिए जब भी जो है, हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और यदि आपके पास उसके एग्जाम्पल हैं तो आप एग्जाम्पल जरूर दें, क्योंकि एग्जाम्पल से आप अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाते हैं और साथ साथ में जो है आपका मार्क्स आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। चलो भैया, नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं के अपने को नाम लिखने हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, पहला या दूसरा ही हमारा सवाल था। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 वृषण होते हैं, 2 जो है अधिवृषण होते हैं, 2 शुक्र वाहिनी होती है, 2 शुक्राशय होते हैं और 1 जो होता है वो मूत्र मार्ग होता है। और मूत्र मार्ग जो है वो किसके अंदर होता है, तो भैया शिश्न के अंदर होता है। तो डायग्राम अपना एकदम क्लियर है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, पर आप प्रैक्टिस कर लेना, पर आप इस क्वेश्चन की बढ़िया वाली प्रैक्टिस कर लेना। ये कई बार पूछा गया सवाल है और ये लघु त्रिय के साथ साथ दीर्घ त्रिय में भी पूछा जाता है। क्लियर है? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, आइए बढ़ेंगे आगे, कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। अब बात हो रही है लैंगिक जनन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप बात करते हो लैंगिक जनन की तो आपको चाहिए होते हैं 2 विपरीत लिंग, मतलब कि यहां पर आपको चाहिए नर युग्मक। ठीक है, आपने कहा हाँ सर नर युग्मक चाहिए, और आपको जो है क्या चाहिए, तो भैया मादा युग्मक चाहिए। नर युग्मक के साथ साथ और कौन सी चीज चाहिए, तो मादा युग्मक चाहिए। क्लियर? बोलो यस सर। तो नर युग्मक के साथ साथ जो है वो क्या चाहिए, मादा युग्मक चाहिए। आपने कहा ओके सर। अब नर युग्मक क्या क्या हो सकता है, तो मनुष्यों की यदि हम बात करें तो भैया शुक्राणु हो सकता है, जीव जंतु की यदि हम बात करें तो शुक्राणु हो सकता है। मादा युग्मक क्या हो सकता है, तो अंडाणु हो सकता है। बोलो यस सर। यदि हम पादपों की बात करें, पुष्पी पादपों की यदि हम बात करें, तो यहां पर परागकण हो सकता है तो यहां परागकण हो सकता है, और यहां पर क्या हो सकता है, तो भाई अंड कोशिका हो सकती है। तो यहां पर क्या हो सकती है, तो अंड कोशिका हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस तरीके से जो है आप बता सकते हो पूरी कहानी को। ठीक, चलिए, तो लैंगिक जनन जो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर जितने भी जीव होते हैं उन सब में गुणसूत्रों की एक संख्या जो है वो निश्चित होती है। इन सब में गुणसूत्रों की एक संख्या जो है वो निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वालों में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, जिनके कारण उनमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। पर यदि हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो भैया प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कैसी रहती है, निश्चित बनी रहती है। लैंगिक जनन करने वालों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे उनमें विभिन्नता आ जाती है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? तो आप मुझे ये बताओ कि भैया नर युग्मक यदि शुक्राणु की आप बात करोगे, कितने क्रोमोसोम है, कितने गुणसूत्र हैं, वैसे अंडाणु में कितने क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्र हैं। बात समझ में आई? तो एक बार अपने से ट्राई तो करो, ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करूंगा, ठीक है, हरिया। तो अब आप बोलोगे कि सर देखो ऐसा होता है, जब हम बात करते हैं भाई नर युग्मक की, ठीक है, तो इसमें भैया 44 और 44 जो होते हैं, ठीक है, वो तो कॉमन गुणसूत्र होते हैं, पर X और Y जो हैं ये कैसे होते हैं, तो भैया ये जनन गुणसूत्र होते हैं। वैसे यदि हम बात करें मादा युग्मक की, तो भैया 44 तो कांस्टेंट है ना। आपने कहा हाँ जी सर, और ये जो डबल X, बात समझ में आ रही है, ये कौन से होंगे, तो भाई ये जनन गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इससे ही तो ये पता चलता है कि जो अगली पीढ़ी आने वाली है, जो भी संतति पैदा होने वाली है, बेसिकली उसका जो लिंग है वो कैसा होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसलिए ये महत्व होता है लैंगिक जनन का, और इससे जो है आती है विभिन्नताएं, इससे आती हैं विविधताएं, और इससे जो अस्तित्व है समष्टि में उस प्राणी का वो बचा रहता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। अगला सवाल और इंटरेस्टिंग, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने पास ऑलरेडी डायग्राम है। तो लैंगिक जनन होने के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए, एक अपने को चाहिए परागकण, दूसरा अपने को चाहिए अंडाशय। क्लियर? अब यदि हम बात करें, देखो ये तो उभयलिंगी पुष्प है, तो यहां से परागकण निकलेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, और उसके बाद वो पराग नली से होता हुआ जब अंडाशय के पास पहुंचेगा, वहां पर होगा उसका क्या, ध्यान से देखिएगा, निषेचन होगा और निर्माण होगा किसका, तो भाई युग्मनज का निर्माण होगा। मतलब कि जो परागकण है
और जो अंड कोशिका है उन दोनों का आपस में क्या होगा, निषेचन होगा, और इससे जो है लैंगिक जनन होता है पौधों के अंदर। अब भाई ये तो ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बात हो गई। आपने कहा हाँ सर। साथ में जो है डायग्राम भी अपन ने देख लिया। आपने कहा हाँ सर, इससे भी समझ में आ गया, पर एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। तो पुष्पी पौधों में अधिकांश पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। बहुत सारे पुष्प जो हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, मतलब इनके दोनों चीजें उसके अंदर होती है, पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, ठीक है। और इसमें जो नर जननांग है, ठीक है, या फिर मादा जननांग, अच्छा ठीक है, पुमंग जो है उसको नर जननांग कहेंगे और कार्पल जो है उसको मादा जननांग कहेंगे, ठीक है भैया। चलो, इसमें बनते हैं क्या, परागकण, जिसे हम लोग जो है माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, और जायांग जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर का भाग, इसमें बीजांड होता है या फिर मेगास्पोर होता है, और इन दोनों में होता है अर्धसूत्री विभाजन। हमेशा याद रखें जब भी बात होगी लैंगिक जनन की, ठीक है, तो यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है निषेचन के बाद फल बनेगा, और क्या बनेगा भैया, बीज बनेगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। और बीज के अंकुरण के बाद जो है नन्हा पौधा बनेगा। बीज में जो भी अंकुरण आएगा उसके बाद नन्हा पौधा बनेगा, और इससे उसकी जो प्रजाति है वो आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जल्दी से जो है शुक्र जनन नलिका के बारे में बताइए। बात समझ में आई? शुक्र जनन नलिका क्या होती है, मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया हुआ है, एक बार अपने से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हरिया। चलिए, तो जब आप बात करते हो किसके बारे में, शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में, तो भैया एक वृषण में लगभग जो है 900 के आसपास शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिसके अंदर शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें जो है नर्स कोशिकाएं होती हैं, और शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए भी और भी चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो यहां पर जो है शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा। पक्का? हमने जब हम वृषण के बारे में पढ़ रहे थे ना, हमने वृषण को बहुत जूम करके देखा था, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से शुक्राणु जो होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। बढ़िया वाला सवाल था। आगे बढ़ेंगे। जनन जो है वो किसी जीव की समष्टि में स्थायित्व को किस प्रकार सहायक है? भाई सीधी सी बात है, जनन यदि होगा, ठीक, तो अगली पीढ़ी आएगी। बोलो यस सर। जनन यदि होगा तो इससे क्या होगा, तो भैया अगली पीढ़ी आएगी। आपने कहा हाँ जी सर। तो जनन होगा तो उससे क्या होगा, अगली पीढ़ी आएगी। मतलब कि किसी स्पीशीज के समष्टि के स्थायित्व में जब जनन होगा और मृत्यु दर जो है वो लगभग कैसी होगी भाई, बराबर होगी। देखो, जन्म दर यदि ज्यादा है, मृत्यु दर यदि कम है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। जन्म दर यदि कम है, मृत्यु दर यदि ज्यादा है, तो जनसंख्या कम होगी। पर यदि दोनों बराबर हैं, तो सीधी बात यह कि इससे जो है प्रकृति में किसी भी व्यष्टि में, किसी भी प्रजाति की यदि आप बात करेंगे या स्पीशीज की यदि आप बात करेंगे, तो भैया उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो काउंटिंग है वो कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि नियत बनी रहेगी, और स्थायित्व भी बना रहेगा। चलो बढ़िया। तो एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। जैसे हम यदि बात करें तो भैया अभी मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जन्म दर जो है वो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मृत्यु दर बिल्कुल सही है, पर जन्म दर कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो उसी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग परिवार नियोजन जैसी चीजें उपयोग करते हैं। बात समझ में आई? और गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है नियम लेकर आती है। नियम तो नहीं है, बेसिकली जो है अवेयरनेस लेकर आती है। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो नोट कर लो, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ेंगे। परागण से आप क्या समझते हो, परागण कितने प्रकार का होता है? ऑलरेडी एक बार हम देख चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जब आप बोलते हो कि सर नर जनन अंग से परागकण का गमन जो है वो मादा जनन अंग पर होता है, और नर जनन अंग आप बोल सकते हो कि सर ये ना पराग कोश होता है। तो ये क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, पराग कोश होता है। और यदि आप मादा जनन तंत्र की बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है। तो भैया नर जनन अंग से परागकण का यदि गमन होगा मादा जनन अंग की तरफ, तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परागण। इसको हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। और ये परागण कौन कौन करवाता है, तो ध्यान से देखना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भौरे करवाते हैं,
विभिन्न जीव जंतु कराते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है तितलियां करवाती हैं, मधुमक्खी करवाती है। तो कीड़े जानवर हवा के थ्रू भी होता है और पानी में सहायक, पानी के कारण भी होता है। बात समझ में आई? हवा के कारण होगा, पानी के कारण होगा, जीव जंतु के कारण। जब किसी आपका जो पुष्प के पुंकेसर से, जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण जो है वो निकलकर किसी स्त्री केसर जो है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, राइट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। और ये कितने प्रकार का होगा? तो भैया एक होगा स्वपरागण और दूसरा जो है वो पर परागण होगा। दोनों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम बढ़ेंगे आगे और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको दिमाग के अंदर हम फिट करते जाएंगे। क्लियर? बोले यस सर। चलो, मासिक चक्र कब और क्यों होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, मासिक चक्र कब और क्यों होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, जब एक परिपक्व अंडाणु जो होता है, जैसा कि आप जानते हो भैया कि जब हम मादा जनन तंत्र की बात करते हैं तो जो ओवरी है, अंडाशय है, वो प्रत्येक माह जो है एक अंडाणु का निर्माण करती है। ओवरी यानी कि अंडाशय जो है वो प्रत्येक माह एक अंडाणु जो है उसका क्या करेगी? निर्माण करेगी। आपने कहा हाँ सर, ओवरी या अंडाशय जो है वो प्रत्येक माह एक किसका निर्माण करेगी? तो आपने कहा सर देखो किसका निर्माण करेगी? तो अंडाणु का निर्माण करेगी, अंड कोशिका का निर्माण करेगी। चलो कर ली। अब यदि इसका शुक्राणु से संयोजन ही नहीं हो पाया, अब यदि इसका शुक्राणु से संयोजन नहीं हो पाया तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। बस अंडाणु जो है वो टूट जाएगा और अब इसको बाहर निकालना जरूरी है। बात समझ में? तो इसके साथ क्या होता है? ये जो अंदर की दीवार होती है गर्भाशय की और बाकी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं म्यूकस के रूप में, वो सब बाहर निकलते हैं और इसे कहते हैं मासिक चक्र। यह 28 दिनों के अंतराल पर होता है। पर अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है जो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी कई बार पूछा गया है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो एक हम डायग्राम बनाएंगे जिससे कहानी आप लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है ना? देखो और देखो यार, बन जा। क्या दोनों साइड से बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, चलो और ऐसा, ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ हमने ये बना दिया प्रवेश द्वार, जैसे हम लोग कहते हैं योनि। चलो इस तरीके से, और हम एक काम करते हैं, अब इसके अंदर बना देते हैं कौन सी चीज? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बना देते हैं 2 अंडाशय। आप सब जब जानते हैं कि भैया जो है 2 अंडाशय पाए जाते हैं, ये बनाया अंडाशय। ठीक है, चलो ये कौन सी चीज बनाई? तो ये बना दिया हमने यहाँ पर अंडाशय। चलिए, अब अंडाशय यदि हमने बना दिया तो उसके बाद जो है ऐसा करके और यहाँ से ऐसा करके ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो अंडवाहिनी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। रुको चलिए, इसको हमने यहां से ऐसे कवर कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भाई हमने सारी जो चीजें हैं वो यहां पर बना दी है ऑलरेडी। इस जगह पर जो है अंडाणु का निर्माण होगा। और देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि प्रतिमा जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है, बात समझ में आई, जो कौन से अंडाशय में होगा ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है ना? और कोई 2 चीजें और बनाते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। ये जो है गर्भाशय की आंतरिक आस्तर है, ये जो है ये क्या है? तो भैया गर्भाशय जो है इसका क्या है? तो ये आंतरिक आस्तर है। क्या है? तो आप बोलेंगे सर देखो ये गर्भाशय का क्या है? तो भैया आंतरिक आस्तर है। ठीक है, चलो अब ये इस तरीके से आंतरिक आस्तर हमने बना दिया। अब यदि हम पॉइंट करेंगे तो यहां पर जो है वो क्या है? तो आपने कहा सर देखो यहां पर ग्रीवा है। ठीक, ये वो भाग है जहां से शुक्राणु अंदर की तरफ आते हैं, मतलब ये जो है ये हो जाएगा योनि। ठीक, ये जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे अंडाशय। बहुत ध्यान से देखना, लाल वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक,
और ये जो अंडवाहिनी है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। चलो इसको हमने यहां पर बना लिया, और ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। आपने कहा ओके सर। तो भैया अंडवाहिनी हमने बना ली, अंडाशय हमने बना लिया, गर्भाशय हमने बना लिया, और ग्रीवा योनि भी हमने बना ली, ठीक है जी। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब देखो योनि 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 योनि, इसमें जो है छोटी की मात्रा, ठीक। अब ये सारी चीजें तो हमने बना ली, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली होता क्या है। ध्यान से देखो। अब भैया परिपक्व अंडाणु जो होता है, ठीक है, वो प्रति माह एक बार बनेगा। आपने कहा हाँ सर। कौन से अंडाशय से बनेगा, ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। अब यहां पर जो अंडाणु है, परिपक्व अंडाणु जो है, यहां पर वो वेट कर रहा होता है किसका, शुक्राणु का। अब शुक्राणु जो है, बहुत ध्यान से देखेगा, यदि शुक्राणु उस समय पर नहीं है, जब शुक्राणु उस समय पर है ही नहीं, तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो ही नहीं पाएगा। जब शुक्राणु उस समय पर नहीं है, तो अंडाणु और शुक्राणु जो है दोनों का निषेचन नहीं हो पाएगा। जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो यहां पर जो अंडाणु था वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। बोलो यस सर। और ये टूट फूट जाने के बाद फिर बहुत ध्यान से देखना, देखो यहां पर है ये फूट गया, बोलो यस सर। फूटने के बाद बहुत ध्यान से देखेंगे, फूटने के बाद फूटा हुआ अंडाणु, आपने कहा ओके सर, के साथ में जो आंतरिक दीवार है, ठीक है, जो आंतरिक दीवार है, आंतरिक क्या है, तो भैया गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है, और जो ब्लड है, ठीक है, जो रुधिर है, ये धीरे धीरे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये धीरे धीरे टूटकर जो है योनि द्वार से बाहर की तरफ निकलेगी, और इसको हम कहते हैं मासिक धर्म, ठीक है। और रुधिर के साथ धीरे धीरे, कैसा, तो भैया धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे जो है बाहर। और इसमें कितना समय लगेगा, तो देखो ये वेरिएबल होता है, क्योंकि ये जो है प्रत्येक स्त्री के, बात समझ में आ रही है, प्रत्येक स्त्री के ये स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, शरीर जो है वो किस प्रकार से बना है उस पर डिपेंड करता है, मानसिकता पर, मतलब ये इसमें ध्यान से देखेंगे तो भैया ये जो है ये मानसिक रूप से भी जुड़ा हुआ पार्ट है। बात समझ में आई, तो ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और इसमें 2 से लेकर 7 दिन तक लग सकते हैं। 2 से लेकर 7 दिन तक जो है इसमें लग सकता है। 2 से लेकर 7 दिन तक जो है रक्तस्राव हो सकता है। तो मासिक चक्र जो होगा, ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो भैया इसी को मासिक धर्म भी बोलते हैं। क्लियर है। इसी को जो है एक और नाम क्या होगा, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी अलग अलग प्रकार के जो नाम है वो इसके लिए पूछ लिए जाते हैं और अपने को हो जाता है कंफ्यूजन, उसके बाद हम कुछ भी लिख कर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो फिर मासिक धर्म और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम रजोधर्म भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई। हम इसको ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ध्यान से देखिएगा, ये फूटा हुआ अंडाणु, बोलो यस सर, आंतरिक दीवार, बोलो यस सर, और जो रुधिर है, म्यूकस है, वो धीरे धीरे अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय नहीं, अंडाशय तो इसका लिखा हुआ है, ठीक है जी, बोलो यस सर। अंडाशय को अपन यहां से हटा देते हैं बाबू, यहां लिख देते हैं, है ना, रुको ये लो अंडाशय, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ये कैसा होगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा 2 से 7 दिनों तक, 2 से 7 दिनों तक, राइट। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, मासिक धर्म का आना। अब एक बार मासिक धर्म यदि हो गया 2 से 7 दिनों के बाद में, तो उसके बाद फिर से जो अंडा है वो बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर वो शुक्राणुओं का वेट करेगा, और ये प्रोसेस चलते रहती है, इसीलिए हम इसको चक्र भी बोलते हैं। और स्टैंडर्ड तरीके से यदि हम इस चक्र की बात करें तो वैसे तो ये 28 दिन का होता है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत वेरिएशन होते हैं, तो ये 28 से, इसमें बहुत वेरिएशन होते हैं, तो ये 28 से 35 दिन आप जरूर जोड़ेंगे, ये 28 से 35 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 28 से 35 दिन तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। नोट कर लो, बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। और डायग्राम को दिमाग के अंदर फिट रखना, आगे के क्वेश्चंस में भी हम जो है मादा जनन तंत्र की, किसकी बात करेंगे, तो भैया मादा जनन तंत्र में हम फिर से उपयोग करेंगे इस या ऐसे वाले डायग्राम्स को। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बढ़िया वाला नोट कर लिया जाए।
और मैं हट जाता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला सवाल और इंटरेस्टिंग। युग्मनज से आप क्या समझते हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब कभी एक नर युग्मक, जब कभी जो है, बहुत ध्यान से देखोगे युग्मनज क्या होता है, तो देखिए एक नर युग्मक जब एक मादा युग्मक से मिलता है, जब नर युग्मक कभी मादा युग्मक से यदि मिलता है, बात समझ में आई, बोलो यस सर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं युग्मन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर देखो युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, युग्मन बोलेंगे। और ये निर्माण किसका करेगा, तो युग्मनज का करेगा। तो ये निर्माण जो है वो किसका करेगा, तो ये युग्मनज का करेगा। क्लियर है। कुल मिलाकर अनुप्रास अलंकार का बेस्ट एग्जाम्पल, कुल मिलाकर अनुप्रास अलंकार का और कंफ्यूजन का बेस्ट एग्जाम्पल। युग्मक क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, नर और मादा दो प्रकार के जो है हमारे पास क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। और प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मन बोलते हैं। और जो बन रहा है उसको हम युग्मनज बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो। क्लियर है कहानी। तो जब भी कोई परिपक्व शुक्राणु जो है परिपक्व अंडाणु में पूरी तरह से मिलकर युग्मनज का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, युग्मन बोलते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो ये जो है ये है जाइगोट। ये भ्रूण बिल्कुल भी नहीं है, ये फीटस बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा ये कौन सी चीज है, तो भैया ये है जाइगोट। क्या है, इसमें सिर्फ 2 कोशिकाएं हैं, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2 कोशिकाएं हैं। और कौन सी 2 कोशिकाएं, तो आपने कहा सर देखो नर कोशिका एक होगी और एक जो है वो कौन सी कोशिका होगी, तो भैया मादा कोशिका होगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। कॉपी में नोट किया जाए, हम बढ़ेंगे आगे, है ना। चलिए तो बढ़िया वाली बात, हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। विज्ञान के साथ साथ ये सवाल जो है वो सामाजिक विज्ञान का भी है। कैसे है, क्योंकि इसमें हम फसल की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती हैं, और जब इनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती हैं इसका मतलब ये लैंगिक जनन नहीं हुआ, क्योंकि लैंगिक जनन में ही आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये पर्यावरण के जो उतार चढ़ाव होता है उसको झेल नहीं पाते हैं। और ऐसे पौधों में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता जो है वो कैसी हो जाती है, क्षमता, ठीक है, कैसी हो जाती है, तो भैया कम हो जाती है। क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, और इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने की और मर जाने की इन पौधों को संभावना कैसी होती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं और विविधताएं ज्यादा होती हैं, इसलिए पर्यावरण के हिसाब से वो जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। पर यदि हम बात करें अलैंगिक जनन की तो दिक्कत तो है। तो यदि वर्षा ज्यादा होगी तो परागण क्रिया जो है वो कैसी हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो सीधी बात यह, वर्षा के ज्यादा होने से परागण क्रिया जो है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए फसलों की जो पैदावार है उस पर वातावरण का, वायु का, पोल्यूशन का, वर्षा का, पानी का, हवा का, सबका, धूप का बहुत ज्यादा असर रहता है। क्लियर है कहानी वाला, यस सर, नोट कर लिया जाए। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इंटरेस्टिंग कहानी है, मानव में जो वृषण है उसके बेसिकली कौन से कार्य होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वृषण बोले तो भाई वो जगह जहां पर नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु जो है उसका उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं वृषण। आपने कहा ओके सर, बढ़िया वाली बात, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे मानव में वृषण के कौन से कार्य होंगे, तो वृषण में शुक्राणु जो है वो कैसे होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पहली बात, जो कि भैया लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। हालांकि इसके लिए अपने को जो है मादा जनन युग्मक की भी जरूरत होती है। वृषण में उत्पन्न हार्मोन होता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थायित करने में उत्तरदायी होता है। मतलब ये कि इस हार्मोन के कारण जब कोई बालक किशोरावस्था में आता है
तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ के बाल आने लगते हैं और दूसरे लिंग को देखकर उसे अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर ये जो है प्रश्न में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसके बनने के कारण क्या होता है कि जो बालक है, बात समझ में आ रही है? अब इससे एक चीज क्लियर होगी कि भैया शुक्राणु जो है उसका उत्पादन शुरू हो गया है। टेस्टोस्टेरोन बनने का मतलब ये कि शुक्राणु जो है उसका उत्पादन कैसा हो चुका है, शुरू हो चुका है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी है। हम बढ़ेंगे आगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लेते जाइए। ठीक, चलिए। कार्पस, हाँ वाह क्या नाम है, ठीक है। तो कार्पस सल्यूटियम क्या है, तो इसका काम क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखोगे इसका काम क्या होगा। इसका काम होता है भैया प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करना। इसका काम क्या होगा, तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव करना, जो कि गर्भाशय की दीवारों को काफी मोटा कर देता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। बात समझ में आई? तो इससे कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, तो भैया प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कैसे कैसे नाम रखे हैं यार, सिंपल नाम रख देते। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जीवों में विभिन्नताएं स्पीशीज के लिए ही लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए अनावश्यक नहीं है, ऐसा क्यों? जीवों में विभिन्नताएं जो है स्पीशीज के लिए तो लाभदायक हैं पर व्यष्टि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, ऐसा क्यों? तो देखो, जितनी क्या होंगी विभिन्नताएं होंगी, बहुत ध्यान से देखना, जितनी जो है विभिन्नताएं होंगी, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है या ऐसा ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। जितनी क्या होंगी विभिन्नताएं होंगी उतनी ही विविधताएं भी होंगी। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतनी ही क्या होंगी, तो भैया विविधताएं भी होंगी। ठीक से लिखते हैं इसको, रुको। तो उतनी ही विविधताएं होंगी, आपने कहा हाँ सर। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतनी ही क्या होगी, तो विविधताएं होंगी, उतना ही अस्तित्व बना रहेगा, उतना ही जो है क्या बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा। तो जीवों में जितनी विभिन्नताएं होंगी वो उस स्पीशीज यानी कि जो प्रजाति है, यानी कि जो प्रजाति है उसके लिए बहुत ज्यादा कैसी है, तो जरूरी है। तो जीवों में जितनी विभिन्नताएं होंगी उतनी उस प्रजाति के लिए कैसी होंगी भैया, लाभदायक होंगी। और व्यष्टि के लिए बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे क्या कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं। किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं जो है वो इसे क्या कर सकती हैं, तो भैया नष्ट कर सकती हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ रहे हैं आगे, आइए। गर्भ निरोधक गोलियां जो है इसके बारे में आपको बताना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, परिवार नियोजन के कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं। मतलब जनसंख्या नियंत्रण की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो है उनका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो भैया इसका काम क्या है, बहुत ध्यान से पहले तो अपन पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। परिवार नियोजन के बहुत सारे उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां एक अच्छा उपाय है और इसमें कृत्रिम रूप से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डाला जाता है और यह ESH और LH के स्त्राव पर क्या लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पाती है। मतलब ये, अब बोलोगे सर अंडोत्सर्ग जो है वो बेसिकली क्या होता है, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इन गोलियों के कारण जो अंडा होता है ना, या अंडाणु जो होता है ना, ठीक है, अंडाणु जो होता है, बोलो यस सर, अंडाणु जो होता है, गर्भ निरोधक गोलियों के कारण जो अंडाणु होता है, राइट, अंडाणु, ठीक है, अंडाशय से बाहर नहीं आ पाता। अंडाणु जो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडाणु जो होगा ये अंडाशय से बाहर नहीं आ पाएगा, अंडाणु अंडाशय से बाहर नहीं आ पाएगा। अब यदि ये बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये कि जब ये अंडाशय से बाहर नहीं आएगा, तो यदि शुक्राणु आ भी जाता है, यदि अंडाणु अंडाशय से बाहर नहीं आएगा और शुक्राणु यदि आ भी जाता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भैया जब अंडाणु ही नहीं है तो शुक्राणु के आने से भी
आप जो निषेचन है वो होने वाला नहीं, और यदि निषेचन नहीं होगा तो सीधी सी बात यह है कि निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो शिशु नहीं पैदा होगा। बात समझ में आई? और इस तरीके से हम परिवार नियोजन या फिर हम कह लें जनसंख्या नियंत्रण पे लगाम लगा सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जनसंख्या पे लगाम लगा सकते हैं, नियंत्रण तो अपने को करना है। ठीक है, चलो बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, पूछा जा सकता है। परागण क्या होता है? परागण में कीटों की क्या भूमिका होती है? तो आप जानते हो कि परागण बोले तो क्या, जब परागकण पहुंचते हैं वर्तिकाग्र के पास में तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और कीट जो है अपने पैरों के माध्यम से, अपने पंखों के माध्यम से एक जगह से जो परागकण होते हैं उसको दूसरी जगह यानी कि वर्तिकाग्र तक लेकर जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो कीटों के द्वारा जो है परागण की क्रियाएं काफी हो जाती हैं। चलो और आगे बढ़ेंगे, बढ़िया सवाल था ये। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण के साथ आपको लिखना है। तो भैया ऐसे जीव जिसमें नर और मादा, ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं और वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई दो नाम, इंग्लिश में तो एक ही है बाइसेक्सुअल, बात समझ में आई, पर हिंदी में इसके दो नाम है, एक है द्विलिंगी और दूसरा जो है वो है उभयलिंगी। बात समझ में आई? तो ये जीव जंतुओं में भी हो सकते हैं, जैसे कि केंचुआ, केंचुए के अंदर नर और मादा, बहुत ध्यान से देखेंगे, नर और, या फिर इसको यदि हम सही तरीके से लिखें तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक। क्लियर? बोलो यस सर। दोनों पाए जाते हैं। और ये किसकी बात थी? तो भाई ये तो जीव जंतु की बात थी। यदि हम बात करेंगे तो पेड़ पौधों वाला एग्जाम्पल भी दे दो, यानी कि पादप वाला एग्जाम्पल भी आप दे दो। तो पादप में कौन आ गया? तो इसमें आ गया सरसों। और कौन आ गया? तो भैया गुड़हल। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो, तो इन सब में भी जो है कैसे होते हैं भैया? उभयलिंगी या द्विलिंगी, यानी कि दोनों चीजें पाई जाती हैं। और इसका एक उदाहरण भी हमारे सामने, बोलो यस सर। ये रहा उसका उदाहरण, देखो कि एक ही फूल के अंदर परागकोश भी है और उसी फूल के अंदर जो है वर्तिकाग्र भी है, मतलब कि पुंकेसर भी उसी में है और स्त्री केसर भी उसी में है, तो इसको हम बोलेंगे उभयलिंगी पादप। और जीव की यदि हम बात करेंगे तो भैया केंचुआ हो गया। क्लियर है कहानी? बोले यस सर, यस सर, यस सर। बढ़िया वाला ये सवाल था। और आगे बढ़ेंगे, आइए। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गणों का वाहक होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बन रही होती है, बात समझ में आई? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण है या गण है, लक्षण भी आप इसे लिख सकते हैं, राइट। लक्षणों का जो वाहक है वो कौन होगा? क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? तो भैया गुणसूत्र बोलते हैं। बोलो यस सर। क्रोमोसोम जो है इसको हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी कहानी है, इसको हम बोलेंगे गुणसूत्र। बात समझ में आ गई? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आनुवंशिक लक्षण है उसका वाहक कौन होगा? तो आपने कहा सर क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है? तो गुणसूत्र है। क्लियर है? जो डीएनए से बना होता है, जो किससे बना होता है? डीएनए से। अतः इसकी प्रतिकृति बनना जनन के लिए कैसा है? इसकी जो प्रतिकृति है ये बनना जनन के लिए कैसा है? तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि इसकी प्रतिकृति या रेप्लिका नहीं बनेगी तो आनुवंशिक जो गुण हैं वो स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। इसको लास्ट में आप लिख दीजिए कि डीएनए की प्रतिकृति के बने बिना, इसको अपनी कॉपी में ऐड कर लो बढ़िया तरीके से, कि डीएनए की प्रतिकृति के बने बिना आनुवंशिक लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। डीएनए की प्रतिकृति के बने बिना जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। बहुत बढ़िया वाली कहानी है, नोट कर लीजिए, लास्ट वाली लाइन को अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परागण की क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और भैया एक लिंगी और द्विलिंगी जो है इसकी परिभाषा आप एक उदाहरण के साथ लिखिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हरियम। सवाल बहुत बढ़िया है, कई बार अपन ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, राइट। तो एक लिंगी बोले तो जिसमें एक प्रकार का लिंग उपलब्ध है। यदि आप बात करते हैं द्विलिंगी की, बात समझ में आई, तो जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं। और अब तो ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से आपके सेट हो गया होगा।
क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भाई कायिक प्रवर्धन जो है इसको हम परिभाषित भी करेंगे और ये किन पौधों में होता है उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधा या पादप जो होता है वो अपने किसी एक भाग, जैसे कि भाई पत्ता हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया या फिर जड़ हो गया, उससे विकसित हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। कायिक प्रवर्धन जो है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं और ये मुख्यतः किसमें होता है, तो आप यदि बात करोगे तो भी गुलाब में होता है। गुलाब में आप एक कलम लगा दीजिए और पूरा का पूरा जो पौधा है वो विकसित हो जाएगा। साथ में आलू या ब्रायोफाइलम की यदि हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइलम की पत्तियों में भी कायिक प्रवर्धन होता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। पौधों के अंदर लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो हमेशा याद रखें जब भी हम बोलते हैं लैंगिक जनन किस में, भाई पौधों में, तो हम आगे एक शब्द लगाते हैं पुष्पी पादप। मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, सिर्फ उन्हीं में होता है लैंगिक जनन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प, और पुष्प सुन के आपको यहां पर पुष्प ही समझना है, यहां पे फायर वायर नहीं समझना है आपको। बात समझ में आई? चलिए, तो पौधों के अंदर भैया लैंगिक जनन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पुष्प बोले तो फूल उत्तरदायी होता है। पुष्प के अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं जिसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और भी बहुत सारी चीजें पाई जा सकती हैं। क्लियर है कहानी? एक बार जो है हम डायग्राम भी देख सकते हैं कि भैया पुष्प के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है। क्लियर है, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो पुष्प वो भाग है जो पौधों के अंदर लैंगिक जनन के लिए कैसा है, उत्तरदायी है। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। बढ़ेंगे आगे भैया, सवाल पूछा गया है बहुखंडन किसे कहते हो, तो विखंडन की ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कोशीय जीव जो होगा वो बहुत सारे अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करेगा, राइट, उसको हम बोलते हैं बहुखंडन। और ये भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। मतलब कि यहां पर भी आपको दो अलग अलग प्रकार के लिंगों की, युग्मकों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात समझ में आई? तो इसमें एक कोशिका जो होती है वो बहुत सारी संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार से बहुखंडन होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, तो भैया प्लाज्मोडियम जो है, मलेरिया परजीवी जो है, वो एक से अनेक, याद रखिएगा। देखो द्विखंडन में क्या होगा कि एक से दो होंगे, पर जब आप बात करते हो कि इसकी बहुखंडन की, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा एक से अनेक। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और भैया इस तरीके से आप एग्जाम्पल इसके नोट कर सकते हो। और हमने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसको क्या कर दिया, आसानी से आराम से जो है निपटा दिया। अब इसका जो पार्ट 2 है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और वो आपको कहां पर मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश मीडियम वाले अपना मेन्यू इधर देख सकते हैं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक। हिंदी मीडियम वाले भैया उसके नीचे देख सकते हैं कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक। साथ में जो है सारी चीजें आपको मिलने वाली है, कैसी, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आई, बोलो यस सर। बुक्स और ई बुक्स यदि आप एक्सेस करना चाहो तो उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसलिए परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बढ़िया से अपने को पढ़ना है। और आज की क्लास में यदि आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।